Hello friends, I once again welcome you all to my YouTube channel Money Maths with Prince। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल शाम को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन has announced shutdown of its 6 credit risk strategy debt funds। Yes, you heard it correctly. So there are 6 funds which belong to the debt category that are getting shutting down. But the question arises, whenever we talk about debt, we always say that debt is for those people who do not want to take much of a risk in the market. Debt is one category that offers you FD plus kind of returns. So if you're expecting 6 to 7% kind of return from an FD, then you can expect 7.5 to 8% kind of return from a debt mutual fund. Then how come when equity market fell by more than 40% in the month of March, we have not heard a single AMC closing down any of its equity fund, but now we are seeing Franklin, which is one of the most reputed AMC, especially known for managing the credit risk, is announcing shutdown of its 6 credit risk funds. So अब कुछ सवाल उठते हैं यहाँ पे दोस्तों। पहला सवाल ये उठता है क्या ये एक इंडिकेशन है कि कुछ बड़ा आने वाले टाइम में होने वाला है? Are we heading for a full blown debt crisis? The second question that arises is, जिन लोगों ने पहले से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था बिफोर द अनाउंसमेंट, उनके पैसे का अब क्या होगा? क्या वो पैसा ज़ीरो हो गया है? क्या वो पैसा वापस मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा और कब मिलेगा? The third question that arises is, even though my exposure was not to Franklin, but as an investor, there are number of investors that are holding many of the debt schemes that may be belonging to ICICI, Kotak or HDFC or Nippon India, or there are many other AMCs that exist in this marketplace. अगर उनमें से किसी ने किसी के डेट स्कीम में पैसा लगा रखा है तो उस पैसे का क्या करना है? क्या अभी हमें बेच देना चाहिए और शुड वी होल्ड, और या हमें कोई पैरामीटर्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए, उसके बाद वी कैन टेक अ डिसीजन वेदर द इन्वेस्टमेंट इज वर्थ होल्डिंग और वर्थ सेलिंग इट ऑफ। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए वी विल बी स्टार्टिंग विद एंड वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट कि डेट म्यूचुअल फंड आपका काम कैसे करता है। ओनली देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को ये ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ा। Then we will be talking about how as an individual investor you can judge on a broader basis कि whether your debt investment is secured or not. So let's start with the first question that comes, understanding how debt mutual fund works. आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं। दैट इज़ द मेन कंसेप्ट ऑफ अ म्यूचुअल फंड कि एक पूल ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड विच इज़ मैनेज्ड बाय अ मैनेजर, और उसकी टीम होती है जो मैनेज करती हैं। तो जब भी हम डेट की बात करते हैं, डेट में एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस मैनेजर को दिया होता है कि वो इक्विटी में पैसा नहीं डालेगा। इक्विटी में पैसा ना डालने का मतलब क्या है कि जो भी पैसा इन्वेस्टर डेट म्यूचुअल फंड के मैनेजर को देगा वो मैनेजर आगे उसे लेंड कर देगा। दैट मीन्स कि जैसे हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो हम बैंक को लेंड कर रहे हैं, उसके बदले में बैंक हमें प्रिंसिपल दे रहा है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। So if it is a saving account, the interest can be low. If it is a FD, the interest can be high. तो सेम वे हम म्यूचुअल फंड के मैनेजर को पैसा दे रहे हैं, हम फंड में पैसा डाल रहे हैं जिसे एक मैनेजर मैनेज कर रहा है, और वो मैनेजर आगे पैसे को लेंड या इन्वेस्ट करेगा। तो वो कहाँ कहाँ लेंड या इन्वेस्ट कर सकता है? वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकता है विच इज़ लाइक लोएस्ट रिस्क में आते हैं, या फिर वो PSUs जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके बॉन्ड्स को पैसा दे सकता है, या फिर वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को पैसा दे सकता है, या फिर वो डिबेंचर्स को पैसा दे सकता है, डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो लैंडिंग दो तरह की हो सकती हैं। लैंडिंग कैन बी सिक्योर्ड लैंडिंग और अनसिक्योर्ड लैंडिंग। जब हम सिक्योर्ड लैंडिंग की बात करते हैं तो इसके में जब भी हम किसी को पैसा उधार देते हैं, या जब भी फंड मैनेजर कोई पैसा किसी भी कंपनी को उधार देगा, चाहे वो गवर्नमेंट को दे, चाहे बॉन्ड्स में PSUs के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे, इट विल आस्क फॉर सम कोलैटरल। कोलैटरल क्या हो सकती है? ऐसे बेसिक एग्जांपल से अगर समझें, जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हो, बैंक आपको लोन देता है बट बदले में आपका घर गिरवी रहता है बैंक के पास। तो इसी में इससे क्या हुआ, बैंक का रिस्क बहुत रिड्यूस हो गया। इन केस अगर आप पैसा वापस नहीं करते हो बैंक का, तो बैंक आपका घर बेच के अपना पैसा निकाल सकता है। तो सेम वे म्यूचुअल फंड मैनेजर भी लेंडिंग करता है दो तरह की, एक सिक्योर्ड होती है, एक अनसिक्योर्ड होती है। जो भी सिक्योर्ड लेंडिंग होगी उसमें कुछ ना कुछ कोलैटरल होगा। कोलैटरल में कंपनीज क्या क्या रख सकती हैं? देयर
दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स। इन्वेंट्री अपनी कंपनी उसमें एज अ कोलैटरल रख सकती है, अपनी कंपनी के कैश फ्लोज को एज अ प्रायोरिटी क्लेम वो दे सकती है मैनेजर को कि उनका सर्विस करेंगे पहले प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, देन ओनली दे विल यूज दैट दोज कैश फ्लोज दैट दे आर अर्निंग। कोई पेटेंट अगर कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है तो वो उसके राइट्स गिरवी रख सकती है, कोई रियल एस्टेट रख सकती है, कोई इक्विटी शेयर्स रख सकती है। तो इक्विटी शेयर्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं कि कोई भी कंपनी जब भी बोरो करती है मार्केट से तो अपने इक्विटी शेयर्स वो एज अ कोलैटरल रख लेती है। इसमें कोलैटरल में दिक्कत कभी नहीं आती, दिक्कत ओनली तब आती है हमें जब हमारे पास जो कोलैटरल है उसकी वैल्यू कम हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 100 रुपये की लेंडिंग किसी एक कंपनी को करी ए को, उसने बदले में कोलैटरल में मुझे 150 रुपये के शेयर्स दे दिए, कंपनी के शेयर्स। अब जब तक इन शेयर्स की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है मुझे कोई रिस्क नहीं है, बट द मोमेंट द प्राइस ऑफ दिस शेयर्स विल फेल बिलो 100 रुपीज़, मेरा जो प्रिंसिपल है वो रिस्क पे आ गया। क्योंकि अगर अब कल को कंपनी पैसा मुझे नहीं दे पाएगी तो मैं जितना मार्केट से निकाल पाऊंगा पैसा विल बी लेस देन व्हाट आई हैव एक्चुअली गिवन टू दिस पर्टिकुलर कंपनी ए। तो सेम वे में रियल एस्टेट का भी है, सेम वे में इन्वेंट्री का भी है। इन्वेंट्री का एक रिसेंट एग्जाम्पल हमने देखा था, ICICI बैंक ने एक सिंगापुर की ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है HLT जिसको लेंडिंग की थी, उसमें 75% उसकी लेंडिंग वॉज सिक्योर्ड विद द इन्वेंट्री, और इस कंपनी की इन्वेंट्री थी उसका क्रूड ऑयल। तो जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए विच वी हैव सीन इन द लास्ट वीक, तो उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू जो उसका बैकअप है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है तो देयर इज़ अ हाई रिस्क कि ICICI बैंक विल नॉट बी एबल टू रिकवर इट्स डेट। दैट इज़ वाई वो स्टॉक भी गिरा था, बट दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, वी विल नॉट वांट टू गो इनटू दैट। सो इसमें जब भी हम सिक्योर्ड लेंडिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारा रिस्क कम हो जाता है, या फंड मैनेजर का रिस्क इज गेटिंग रिड्यूस, बट इसी वजह से हमें जो रिटर्न मिलता है एक्सपेक्टेड वो भी कम मिलता है। सेम केस अनसिक्योर्ड लेंडिंग आप मान सकते हो अपना पर्सनल लोन के लिए जब भी आप जाते हो, या फिर आप कभी भी एजुकेशन लोन के लिए जाते हो, तो ये अनसिक्योर्ड टाइप ऑफ लेंडिंग होती है जिसमें कोई कोलैटरल वगैरह नहीं दिया जाता। इसी वजह से इनका जो इंटरेस्ट रेट आप पे करते हो इन लोन्स पे इज़ क्वाइट हाई। तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, इसलिए इंटरेस्ट रेट भी आपको ज़्यादा मिलता है। तो फंड मैनेजर हमेशा दोनों का हाइब्रिड बना के चलता है। कई फंड मैनेजर्स के पास मैंडेट होता है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि गिल्ट फंड्स होते हैं। कई फंड मैनेजर मिक्स करते हैं, बहुत इन सभी में इन्वेस्ट करते हैं कुछ कुछ पोर्शन में। कई फंड मैनेजर सिर्फ सिक्योर लेंडिंग्स करते हैं, कई अनसिक्योर करते हैं। तो यू कैन गेट इट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, एंड जब उनका केम होता है उसमें आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी फंड मैनेजर के, फंड किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में। तो बात करते हैं क्या क्या चीज़ें एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को देखनी चाहिए जब वो इन्वेस्ट करता है, और क्या क्या चीज़ें एक म्यूचुअल फंड मैनेजर देखता है व्हेनेवर ही इन्वेस्ट एंड लेंड इन द मार्केट। तो दो चीज़ें आती हैं मेनली। फर्स्ट वन इज़ द क्रेडिट क्वालिटी। तो क्रेडिट क्वालिटी में बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन है कि क्रेडिट क्वालिटी में इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द डिफ़ॉल्ट रिस्क। डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द बोरोवर टू पे द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट बैक ऑन टाइम, इट इज़ गोज्ड बाय इट्स क्रेडिट क्वालिटी। तो क्रेडिट क्वालिटी 3 टाइप की होती हैं, AAA रेटेड, AA रेटेड, सिंगल ए रेटेड। तो AAA रेटेड कंसिडर टू बी द मोस्ट सिक्योर्ड। अब मोस्ट सिक्योर्ड है तो ऑब्वियसली अगर इसमें रिस्क कम है तो मुझे रिटर्न भी इसमें कम मिलेगा, रिटर्न लेस। ऐसी A and B लो इज द मोस्ट रिस्की वन अमंग ऑल 3, तो इसमें रिटर्न भी मुझे हाई मिलेगा। इस मीडियोकर रिटर्न, मीडियोकर रिस्क। तो मीडियम रिटर्न और मीडियम रिस्क के लिए AAA होती है। तो एक फैक्टर और है कि अगर AAA रेटेड या AA रेटेड मेरे पास कोई पेपर है, उनमें लिक्विडिटी ज़्यादा अवेलेबल होती है। तो देयर आर मोर पीपल हु वांट टू बाय एंड होल्ड AAA और AA रेटेड सिक्योरिटीज इन सेकेंडरी मार्केट। जबकि A and B लो जो रेटेड पेपर्स होते हैं उनमें ट्रेडिंग बहुत ही कम होती है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो इन पेपर्स को सब्सक्राइब करते हैं, इन पेपर्स में लेंड करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हमें एक इंडिकेशन भी करता है कि हमारे पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी कैसे रहने वाली है। ड्यूरेशन क्या होता है कि हम जो पैसा दे रहे हैं कंपनीज को वो हम शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं। तो वी कैन गो फॉर शॉर्ट टर्म, वी कैन गिव मनी फॉर मीडियम टर्म। तो शॉर्ट टर्म कैन बी लाइक लेस देन 2 years इफ़ यू आर लेंडिंग, मीडियम टर्म कैन बी 2 to 4 years या 5 years, और लॉन्ग टर्म अगर हम 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसा लेंड कर रहे हैं। तो इसकी बेसिस पे भी वी एनालाइज एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज़ द रिस्क दैट इज इन्वॉल्व्ड इन अ डेट म्यूचुअल फंड। तो इसमें देखिए ये इंटरेस्ट रेट रिस्क और रीइन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में बात कर रहा है। तो अगर मैं किसी कंपनी को फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ मैंने एक कंपनी को दिए ए को एट द रेट ऑफ 8%,
फॉर 10 years. नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। आरबीआई ने कहा कि अब इतना लिक्विडिटी पंप इन करने के लिए, मोर इन्वेस्टमेंट को रिकमेंड करने के लिए आरबीआई ने कहा कि 1% से मैं इंटरेस्ट रेट घटा रहा हूँ। तो अब क्या होगा, सेम कंपनी जो कल 8% में पैसा उठा रही थी मार्केट से, अब इस कंपनी को पैसा अवेलेबल हो जाएगा 7% में। नाउ द न्यू बॉन्ड्स जो ये कंपनी इशू करेगी वो 7% पे होंगे, जबकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो बॉन्ड लेके बैठा है वो 8% पे लेके बैठा है। तो उससे क्या हुआ है कि ये बंदा 8% रेट लेगा सेम कंपनी से, कंपनी सेम है, टेन्योर सेम है, बट द इंटरेस्ट रेट में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1%, एंड 1% वो 10 साल तक रहने वाला है। इसी वजह से इसके फेस वैल्यू, इस पेपर की वैल्यू इज हाई। सेम इज द रिवर्स केस में भी यही होगा। अगर 7% पे इंटरेस्ट रेट उसने पहले लिया हुआ है, उसके बाद आरबीआई रेट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग आरबीआई 1% से रेट इंक्रीज कर देता है, तो मार्केट में जो नया पेपर आएगा वो 8% पे आएगा। तो नो वन वुड वांट टू सब्सक्राइब टू द 7% वाला पेपर जो पुराना अवेलेबल है। अगर उसे करना है तो उसकी फेस वैल्यू को लेस होना पड़ेगा। मतलब अगर 100 रुपये में किसी ने पेपर सब्सक्राइब किया तो नाउ दिस पेपर विल बी ट्रेडिंग एट अराउंड 80-85 रुपीज़। वाइल इन द प्रीवियस सिनेरियो अगर किसी ने 100 रुपये पे सब्सक्राइब किया है, ये बंदा तभी उस पेपर को बेचेगा जब इसे कोई 120-130 रुपये देगा। आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जाम्पल, इट कैन बी 105, 106, मतलब दैट इज अ मैथमेटिकल मॉडल जिससे आप निकाल सकते हो, बट अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। सो दिस इज व्हाट दैट इज गोइंग टू हैपन कि अगर मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर जाते हैं तो मेरा मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल गेट रिड्यूस्ड। अगर मेरे इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर जाते हैं तो मेरा मार्क टू मार्केट वैल्यू विल गेट इंक्रीज्ड और मुझे मार्क टू मार्केट का प्रॉफिट होगा। दैट इज द मेन रीजन वाई गिल्ट फंड्स ने, आप देखोगे तो गिल्ट फंड्स जो लॉन्ग टर्म गिल्ट फंड्स हैं, पिछले 1 साल में 15% तक के रिटर्न आए हैं फ्रॉम अ डेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वहाँ पे ये ड्यूरेशन रिस्क था। क्योंकि अगर आरबीआई ने 2% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट कट किया है इन द लास्ट 1 ईयर, तो 2% से कट के अगर 7%, 7 साल की आपकी मेच्योरिटी है, तो सीधा सीधा 14% रिटर्न तो आपको यहीं से बन गया। तो इसी वजह से आपका जो 2 तरह के रिस्क देखने होते हैं जब भी हम बात करते हैं डेट फंड्स की, वन इज द क्रेडिट क्वालिटी, वन इज द ड्यूरेशन रिस्क। ड्यूरेशन से हमें इंटरेस्ट रेट्स की सेंसिटिविटी पता लग जाती है, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क का पता लग जाता है। क्रेडिट क्वालिटी से हमें डिफॉल्ट का पता लग जाता है, एंड क्रेडिट क्वालिटी से हमें मेजरली पता लगता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो कितनी लिक्विड है। लिक्विड एज इन कि हम कितनी आसानी से उन्हें बेच सकते हैं इन द सेकेंडरी मार्केट। अगर सेकेंडरी मार्केट में दूसरा बायर अवेलेबल होगा हमारी सिक्योरिटीज़ का, तो हम कहेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स लिक्विड हैं, विच इज़ अवेलेबल इन द केस ऑफ AAA रेटेड और AA रेटेड, एंड द लिक्विडिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो एंड एंटर इनटू द लो क्वालिटी पेपर्स। तो लोअर द क्रेडिट क्वालिटी, हायर इज द रिस्क एंड हायर इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। लोंगर द ड्यूरेशन ऑफ द फंड, हायर इज द सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट चेंज। तो अब अगर इनकी क्रेडिट क्वालिटी के बारे में हम बात करें तो क्रेडिट क्वालिटी आप देखो कि ए एंड बिलो में फ्रैंकलिन जहाँ पे 65% एक्सपोजर लेके बैठा है, वहाँ पे दूसरे पेपर्स 25% पे हैं। जहाँ AA में फ्रैंकलिन का एक्सपोजर इज 45%, दूसरे वाले पेपर्स का एक्सपोजर इज ओनली 25%। बट एज वी गो एंड एंटर इनटू द मोर सेफ इन्वेस्टमेंट्स विच इज A1+ और AA, द एक्सपोजर ऑफ फ्रैंकलिन लो इंडिया लो ड्यूरेशन फंड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो इनको ऑलमोस्ट जीरो है। बट मोर इंटरेस्टिंगली इफ यू लुक एट दिस कैश एंड इक्विवेलेंट वाला पार्ट, तो बाकी का कैश है कुछ, बट इट इज़ नाउ नेगेटिव। फ्रैंकलिन का अगर आप देखो तो ये बिलो जीरो जा रहा है, दैट मीन्स इन्होंने बोरोइंग कर रखी है। अभी आएंगे बोरोइंग भी क्यों करनी पड़ी। लेट्स अंडरस्टैंड दूसरे वाले फंड में क्या सिनेरियो है। फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, इसमें देखेंगे तो आप ए एंड बिलो अगेन मोर देन द बेंचमार्क, AA again more than the benchmark, but no investment in AAA, no investment in A1+, and here also cash and equity is negative. तो अब ये इस वाले डेटा से हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि फ्रैंकलिन को अपने फंड्स बंद करने पड़े। तो देखो दोस्तों, कभी भी क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड्स की, तो उसमें ये AAA रेटेड है, AA रेटेड है, ए एंड बिलो है। अगर मेरे म्यूचुअल फंड में मैं 10,000 करोड़ मैनेज कर रहा हूँ, या कोई भी फंड मैनेजर, इफ समवन इज मैनेजिंग 10,000 करोड़ रुपीज एंड उसमें 1,000 करोड़ का रिडम्पशन आ गया, तो 1,000 करोड़ का रिडम्पशन मुझे निकालने के लिए आई विल हैव टू
टेक मनी आउट ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है मैं मार्केट से बोरो कर लूँ। तो म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू बोरो टू द ट्यून ऑफ 20% ऑफ देयर AUM। तो मैं 2000 करोड़ का बोरो कर सकता हूँ मार्केट से आराम से। बट मेरे पास जब भी आता है कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर मार्केट से बोरो करने से पहले विद इन द सिक्योरिटीज एनालाइज करता है कि उसे किसे बेच के वो ये पैसा रिकवर करके इन्वेस्टर को दे सकता है। तो अब क्या हुआ, अगर मेरे पास 1000 करोड़ का रिडम्पशन आता है म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास, वो देखेगा ए एंड बिलो में लिक्विडिटी, क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि ए एंड बिलो के पेपर्स की लिक्विडिटी इज लेस। तो यहाँ पे मेरे पास बायर्स कम अवेलेबल है, तो अगर मैं बेचने जाऊँगा तो मुझे बहुत सस्ते में बेचना पड़ेगा, तभी मैं इसमें से अपना एक्सपोजर कम कर पाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, AAA और AA इनमें एक्सपोजर क्योंकि मेरे पास अच्छा है, तो मैं इनमें से अपने स्टेक को लिक्विडेट करूँगा और इनमें से मैं अपना शेयर बेचूँगा। अगर मैं अपना 10% AAA से बेच देता हूँ या AA से बेच देता हूँ, तो मेरे पास मेरा फंड का मुझे वैल्यू आ गई और मैंने इन्वेस्टर को दे दी जिसने रिडम्पशन किया था। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, अब मेरे फंड की वैल्यू होगी 9000 करोड़। मैंने ए एंड बिलो में कुछ नया नहीं खरीदा, बट माई एक्सपोजर टू ए एंड बिलो हैज इंक्रीज टू 70-75%, क्योंकि मेरा A1 प्लस चला गया और AA से मेरा ये 10% यहाँ से गया। 10% यहाँ से जाएगा तो ये 65 is 65 not on 100 but on 90, which is coming out to be 72% approximately। इसी वजह से क्या होगा कि अगर मेरे पास कंसिस्टेंटली रिडम्पशंस आती रहेंगी तो मेरा सारा का सारा हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो चला जाएगा। और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 10% नेगेटिव हो चुका है बोरोइंग। अगर मैं बोरो करके इन्वेस्टर की रिडम्पशंस को मीट करता रहूँगा तो लास्ट में मेरे पास ही कुछ नहीं बचेगा देने के लिए या बेचने के लिए। तो फ्रैंकलिन के साथ क्या हो रहा था, फ्रैंकलिन इज गेटिंग 7000 का रिडम्पशन, CR का रिडम्पशन फ्रैंकलिन को लास्ट वीक में आया एज पर द डेटा दैट हैज़ बीन शेयर्ड। लास्ट वीक में 7000 करोड़ का रिडम्पशन आया। इस रिडम्पशन प्रेशर की वजह से ये बोरोइंग नेगेटिव हो गई एंड इसी वजह से जो उनकी क्रेडिट क्वालिटी थी विच वॉज एक्सपोज टू AAA एंड AA वो सारी की सारी ड्राई आउट हो गई। नाउ द रिस्क इज अगर ये रिडेम्पशंस आते रहते एंड वो मार्केट ओपन एंडेड फंड रखते तो क्या होता, जो भी अभी रिडीम कर रहे हैं उन्हें तो उनका पैसा पूरा का पूरा मिल जाता। बट एक टाइम ऐसा आता जब आपकी पूरी AA रेट खत्म हो गई, आपकी पूरी AAA खत्म हो गई, A1 प्लस खत्म हो गई, कैश हो गए, तो आपके पास सिर्फ ए एंड बिलो का एक्सपोजर विल बी मोर देन 100%, क्योंकि बोरोइंग वाला भी मुझे इसी से निकालना है ना पैसा। अगर ये एक मोर देन 100% हो जाता तो ऑब्वियसली जितने डिफॉल्ट्स होंगे द चांसेस आ रहा है कि इसी में से डिफॉल्ट होंगे, विच विल बी अ वेरी बैड मूव फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इन्होंने इसमें बाइंग एंड सेलिंग क्लोज कर दी। तो उन्होंने शट डाउन करने का अनाउंसमेंट कर दिया ताकि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा वर्स्ट क्वालिटी पेपर्स में ना रह जाए and they will get an equal opportunity to have the money back। तो इसी वजह से it is a very good move and it is very bold move by Franklin to close down and wrap up the schemes। अब होगा क्या, फ्रैंकलिन पैसे कैसे देगी उन्हें वापस, और क्या ऑप्शन बचता है उन इन्वेस्टर्स के पास जो जिन्होंने अपना फ्रैंकलिन में सब्सक्रिप्शन किया हुआ था, फ्रैंकलिन के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। अब होता क्या है, मतलब कैसे, मतलब हाउ इट विल बी वर्किंग नाउ कम्स द ड्यूरेशन वाला कंसेप्ट। तो ड्यूरेशन में हमने देखा था फंड जब भी देता है पैसा 3 तरीके से देता है, एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब क्योंकि हम जो फंड डिस्कस कर रहे हैं मेनली जो फंड बंद हुए हैं उनमें इसी कैटेगरी से आता था। लेट्स कंसिडर शॉर्ट टर्म फंड्स का, विच इज द अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में मैक्सिमम लोगों का पैसा था। सबसे बड़ा फंड भी यही था विच वॉज मोर देन 15,000 करोड़ का EM वाला फंड। तो अल्ट्रा शॉर्ट में अगर फंड ने किसी को पैसा दिया, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ लेंड किए हैं, तो 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ लेंड किए हैं 1 महीने की मैच्योरिटी पे, 10 रुपीज़ लेंड किए हैं 2 मंथ्स की मैच्योरिटी पे, 10 रुपीज़ लेंड किए हैं 3 मंथ्स की मैच्योरिटी पे, एंड सो ऑन। लास्ट 10 रुपीज़ आर लेंडेड एट 10 मंथ्स की मैच्योरिटी। तो अब क्या है कि मुझे सेकेंडरी मार्केट में कोई बायर नहीं मिल रहा जो मेरे बॉन्ड्स को खरीद पाए, बट जिस कंपनी को मैंने पैसा दिया था, ये 1 महीने के लिए जिस कंपनी को पैसा फंड हाउस ने दिया था, उस कंपनी की तो लायबिलिटी है ना कि ये कंपनी का पैसा उसे पे बैक करे अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो ये कंपनी तो देगी पैसा। तो जब ये कंपनी फंड को रिटर्न करेगी ये 10 रुपीज़ विच इज़ लाइक 10% ऑफ द टोटल AUM ऑफ द फंड, वो 10%
पैसा आपका सिक्योर्ड हो गया। तो एज एंड व्हेन जब भी आपके फंड जहाँ जहाँ उसने लैंड किया हुआ था वहाँ से उसके पास पैसा आता रहेगा वापस, वो आपका पैसा सिक्योर्ड होता रहेगा और वो पैसा आपको कंपनी पे करती रहेगी इन ड्यू टाइम, इन प्रोपोर्शन टू वट एवर शेयर द कंपनी इज गेटिंग बैक इन इट्स फंड एंड द कंपनी जो वो पे आउट कर रही है। तो द पॉसिबिलिटी कि इसमें लॉसेज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट कर देती है, मान लो ये कंपनी पैसा नहीं देती तो 10% का रिस्क हो गया, 2 कंपनी अगर पैसा नहीं देती तो अनदर 20%, बट द चांसेस आर हाई एज पर द मैनेजमेंट ऑफ द फंड, चांसेस आर हाई दे विल बी एबल टू गेट मोस्ट ऑफ द मनी दैट दे हैव लेंडेड। एंड ये मतलब इट मे बी एक्सटेंशन की 1 महीना 2 महीना डिले हो जाए पैसा आना, बट चांसेस हाई हैं कि वापस से आपका पैसा आ जाएगा। तो अब कोई डेट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए इन द करंट मार्केट सिनेरियो? बहुत सिंपल सी कहानी है कि आपको जो हमने पैरामीटर्स देखे थे, आपको वही सारे पैरामीटर फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है आपके फंड में जो आपने फंड होल्ड कर रखा है, अपार्ट फ्रॉम फ्रैंकलिन के जो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स एंड डेट होल्डिंग्स हैं आपके पास, उनमें आप 5 टॉप कंपनी का एक्सपोजर देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा फंड कोई भी 100 कंपनी को लेंड कर रहा है तो 100 कंपनी में देखो कि टॉप 5 लेंडिंग का परसेंटेज कितना हुआ। अगर पता लगे कि 100 कंपनी में से 5 कंपनी को 50% लेंडिंग हो रखी है, बाकी 95 कंपनीज को बाकी का 50% पैसा लेंड हुआ है, तो इट इज़ नॉट अ गुड डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि इन 5 में से अगर किसी भी कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो यू आर एट हाई रिस्क। तो सबसे पहले आपको यही देखना टॉप 5 एक्सपोजर कितना अमाउंट कंस्टिट्यूट करती है। इट शुड नॉट बी मोर देन 20-25%। इतना अगर इससे नीचे का है तो दैट मीन्स यू आर इन अ गुड पोजीशन टू होल्ड दैट कंपनी, टू होल्ड ऑन बेसिस ऑफ दिस पैरामीटर। फिर आपको देखना ग्रुप एक्सपोजर। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि मान लो एक रिलायंस ग्रुप है, उसकी 4 सब्सिडियरी कंपनीज हैं। अब मैंने इसमें देखा कि 4 अलग अलग कंपनीज को पैसा मिला हुआ है रिलायंस की, बट एट अ ग्रुप लेवल रिलायंस मेरे म्यूचुअल फंड का 40% ऑन करता है। अगर कुछ भी रिलायंस को हो गया, मेरा म्यूचुअल फंड का डेट एक्सपोजर 40% इज गॉन। सो इन अ वे इवन 5 एक्सपोजर का कम हो सकता है टॉप 5 एक्सपोजर का, बट अगर एक ग्रुप एक्सपोजर कंपनी में बहुत सारा पैसा दिया हुआ है तो फिर माई पोर्टफोलियो इज अगेन एट रिस्क, दैट इज इट इज नॉट वेल डाइवर्सिफाइड। थर्ड इज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो दैट आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, कि आप सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे भी गॉज कर सकते हैं कि कितनी सिक्योरिटीज़ को मेरा पोर्टफोलियो लेंड कर रहा है। क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो वी हैव सीन AAA, AA, सिंगल ए, किस वाली कैटेगरी को सबसे ज़्यादा पैसा लेंड हुआ है। थर्ड वन इज द मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। इट टॉक्स अबाउट मेनली द इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ऑफ द पोर्टफोलियो। तो मार्क टू मार्केट लॉसेज अगर आपको नहीं देखने या मार्क टू मार्केट गेन देखने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो यू कैन लुक एट दिस पैरामीटर ऑल्सो। तो इस टाइम पे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड इज व्हाट इज रिकमेंडेड, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दे रहा हूँ द चांसेस आर हाई कि डिफॉल्ट नहीं होगा, रादर देन अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दिया जा रहा है तो उसमें। तो आप इन 5-6 पैरामीटर को देखकर you can decide कि whether your debt investment is a good investment and is it worth holding for. So whenever you invest in a debt mutual fund, you should always remember return of principal is more important than return on principal. Debt में हमेशा यही एक रिस्क रहता है कि आपका upside is limited, downside is unlimited. मतलब these are the things that you have to keep in mind whenever you take any particular position in a debt portfolio. सो अभी के लिए इतना ही। इसमें अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई होप दिस वीडियो हैज़ एडेड सम वैल्यू टू यू एंड हैज़ गिवन यू सम insights into the debt mutual fund and have helped you in understanding what has actually went wrong with Franklin and what is the way forward. This small update here, I will be coming out with another video on the oil prices crash that we have seen. So stay tuned for the next video on oil crisis. I will be uploading this video tomorrow evening at 8 PM. Thank you very much.